गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने दो न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। तीसरा है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। सीधे सीधे में दे रखा है, धारा दे रखी है, दूरी दे रखी है, आर दे रखी है और हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आई बराबर 35 एम्पियर, आर 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप चेंज कर लोगे मीटर में तो गुणा कर दोगे 10 की घात -2 से। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, आई का मान 35 बटे 2 पाई गुणा आर का मान है 20 गुणा 10 की घात -2। 2 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से इस 2 को काट दो और ये आसानी से केवल इसमें 10 की घात को हल करना है 35 के साथ में और यह आ जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। छोटा सा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल एक नंबर के आते हैं, आप सोचिए, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्ट मान दे रखे हैं और डायरेक्ट छोटा सा सूत्र लगा के छोटी सी कैलकुलेशन होती है। अगला चौथा न्यूमेरिकल है एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की स्थिर अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होती धारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है, एक तार रखा हुआ है क्षैतिज मेज पर, एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर, एक तार हमने लगाया, एक तार रख रखा है, दूसरा तार उसके ऊपर रख रखा है, ठीक है, ऐसे एक तार यूं है और दूसरा तार इसके ठीक पैरेलल ऊपर ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए, आप सोचिए कि एक तार को हमने नीचे रख रखा है, दूसरे तार को हमने इसके ऊपर पकड़ रखा है, ठीक है ना, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों तारों में, और हम ये चाहते हैं कि हम सीधी तार को नहीं पकड़े और बिना पकड़े ही वो वहां स्थिर रहे। ये न्यूमेरिकल है। AB तार नीचे टेबल पे रखा हुआ है, सीधी तार उसके ऊपर है, दोनों तारों में धारा प्रवाहित करवाते हैं, ठीक है। और सीधी तार पर क्योंकि हवा में अगर कोई एक तार लटका हुआ है तो निश्चित रूप से उस पर एक mg लगेगा, नीचे की ओर गुरुत्वीय बल लगता है ना भार के कारण, तो तार में जितना भी भार है सीधी तार में उसके कारण उस पर mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो अगर उस तार को स्थिर रखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें mg के बराबर ऊपर की ओर एक बल लगाना होगा। कंडीशन समझ गए। AB तार मेज पर रखा हुआ है, CD तार उसके ठीक ऊपर, अभी तक तो हमने पकड़ रखा है लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसे हम नहीं पकड़े, वह बिना पकड़े ही स्थिर रहे। तो हवा में कोई अगर तार है तो नीचे की mg बल लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर उसको स्थिर रखना है तो क्या करना होगा, mg को संतुलित करना होगा और ठीक mg के बराबर ऊपर की ओर एक हमें अन्य बल लगाना होगा जो ऊपर की ओर लगे। अब वो अन्य बल कौन लगाएगा, वो अन्य बल लगाएगा AB तार। AB तार जो मेज पर रखा हुआ है वो CD तार को प्रतिकर्षित करेगा, ऊपर की ओर भेजेगा, ठीक है ना। और प्रतिकर्षित करेगा तो वह कितना प्रतिकर्षण बल हो, किसके बराबर हो, वो mg के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो तार पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, अच्छा प्रतिकर्षित तार कब होते हैं, हमने दो समांतर तार पढ़े थे जिनमें एक ही तरफ धारा प्रवाहित करवाई थी और एक में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करवाई थी। एक कंडीशन में आकर्षण बल लग रहा था, दूसरी कंडीशन में प्रतिकर्षण बल लग रहा था ना। एक में तो तार में आकर्षण बल लग रहा था, तार एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे, और एक में प्रतिकर्षण बल लग रहा था, तार दूर भाग रहे थे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखिए AB तार में धारा प्रवाहित हो रही है I1 10 एम्पियर। मैं थोड़ा डायग्राम दिखा दूं आपको पहले। ये देखिए, ये मेज पर रखा हुआ है AB तार, ठीक है। ये CD तार इससे 2 मिलीमीटर की दूरी पर है। दोनों तारों के बीच समांतर जो दूरी है R बराबर कितने हैं, 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये CD तार रखा हुआ है उसके ऊपर। इस तार CD पर mg नीचे की ओर लगेगा, इसके ठीक ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। दो समांतर तारों के लिए हमने डेरिवेशन निकाला था ये वाला,
म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई आर, ये डेरिवेशन हमने पढ़ा था। ये बल किस तार के कारण लगेगा? AB तार के कारण लगेगा। AB तार जो है वो CD तार को ऊपर की ओर धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब दोनों तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तब। ठीक है, तो दोनों तारों में जब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो आकर्षण बल लगता है। बात समझ में आ गई? तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें दोनों बलों को क्या करना है? संतुलित करना है। दोनों बलों को हमें बराबर करना है। ठीक है, दोनों हमें धारा दे रखी है, बीच की दूरी r दे रखी है। AB तार में प्रवाहित धारा I1 बराबर 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर दे रखी है। CD तार में 6 एम्पियर, 6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों के बीच की दूरी, CD तार इस प्रकार AB के ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर ऊंचाई पर स्थित है। दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है? 2 मिलीमीटर। तो ये r बराबर 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में बदल लो, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है ना? तो डायरेक्ट आप 10 की घात -3 का गुणा करो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। जी बराबर कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक तार AB से होकर 10 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार एक मेज पर क्षैतिज रखा हुआ है। एक अन्य तार CD इस तार AB के ठीक ऊपर 2 मिलीमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तार CD में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो? प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, प्रति एकांक लंबाई मतलब लंबाई को एकांक कर दिया तो लंबाई का भाग लगेगा। ठीक है ना? तो स्मॉल m बराबर कैपिटल M बटे L आ जाएगा। कितना हो? ताकि मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में ही लटका रहे, स्थिर रहे। तार AB के सापेक्ष तार CD में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी? समान धारा होगी या विपरीत धारा होगी? दोनों तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है कि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी? प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? विपरीत दिशा में। ठीक है ना? तो हमें I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, R दे रखा है, G दे रखा है। माना तार CD की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है। मुक्त अवस्था में यह अपनी स्थिति में लटका हुआ रहता है। इसके लिए धारा प्रवाह दोनों तारों में विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि हमें दोनों में प्रतिकर्षण बल लगाना है ताकि तार AB तार CD के ऊपर की ओर प्रतिकर्षण बल लगा सके, जो तार CD को एकांक लंबाई पर भार से संतुलित होगा। मतलब नीचे की ओर जितना भार लग रहा है उतना ही वह प्रतिकर्षण बल उसको ऊपर की ओर धकेले। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। mg बराबर f होता है, f बराबर mg जो नीचे की ओर लगता है किसी भी तार के भार के कारण, कुल भार के कारण नीचे की ओर लगने वाला बल। ठीक है, तो कैपिटल M की जगह मान रख दो। एकांक लंबाई का द्रव्यमान अगर स्मॉल m है तो L लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ml हो जाएगा। G बराबर f, L का भाग लगा दो, L का भाग लगाकर दोगे तो क्या आ जाएगा? mg बराबर f बटा L। उधर f बटे L का मान क्या है? कैपिटल L लो, L ले लो, बोले यहाँ कैपिटल L भी ले सकते हो या यहाँ स्मॉल ले लो, एक ही बात है। दोनों तारों की लंबाई, ये सीधी तार की लंबाई ले रखी अपन है। और यहाँ पर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अपन मान यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा mg बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R। तो ये संतुलन की स्थिति है। एकांक लंबाई पर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये है, और एकांक लंबाई के तार पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल ये वाला है, जो AB तार के कारण CD तार पर लगता है। ठीक है, यहां से हमें m का मान ज्ञात करना है तो g का भाग लगा दो। सभी मान हमें दे रखे हैं।
म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7 होता है। I1 का मान 10 दे रखा है, I2 का मान 6 है, 2 पाई गुणा R का मान 2 गुणा 10 की घात -3 है, G का मान 10 है। तो ये 2 पाई और ये 2, ये 4 पाई, तो इस 4 पाई से काट दो, ये तो कट जाएगा। 10 से 10 काट दो, 10 की घात -7 से 10 की घात -3 काट दो, तो -4 बचेंगे। सीधी कैलकुलेशन आ रही है। तार CD में धारा तार AB की ठीक विपरीत दिशा में होगी, तभी प्रतिकर्षण बल तार CD के भार के विपरीत दिशा में कार्यकारी होगा। समझ में आ गई? यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से लेंगे, पृष्ठ के लंबवत कब होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर कब होगी, बाहर की ओर कब होगी। तो जैसा क्वेश्चन मेरे समझ में आया, मैं आपको बता रही हूँ, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूरा ही बता रही हूँ। जो भी कंफ्यूजन है या जो भी बात पूछनी है उसमें अपना आंसर ले लें। पृष्ठ पर हमारे कॉपी पे, हमारे बुक में अगर क्रॉस लगा हुआ है कहीं भी, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। अगर कहीं बिंदु लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। ये तो बात आई लिखने की कि लिखा हुआ है उसको अपन कैसे समझें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर कब होगी, बाहर की ओर कब होगी। उसके लिए मैंने आपको एक नियम बताया था, ये वाला नियम बताया था हाथ का। ठीक है, ये मेरे पास एक तार है, मान लो ये तार है, इसमें धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो मैं अंगूठा कहाँ कर दूंगी, धारा की दिशा में। धारा की दिशा मैंने अंगूठा कर दिया। ठीक है, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ज्ञात करना है, तार के इस तरफ ज्ञात करना है या तार के इस तरफ ज्ञात करना है। जिस ओर भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उसी दिशा में आप अपनी अंगुलियों को मोड़ लें। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ये तार है, ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही अंगुली को शो कर दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो मैंने अंगूठे को ऊपर कर दिया। अब अगर इस तरफ हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो अंगुलियों को मैं इधर करूंगी, इस तरफ, और उनको मोड़ूंगी तो आप देख सकते हो कि अंगुलियां कहाँ जा रही है। आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रही है। ये मान लो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना, साइंस में हम हर चीज़ मान लेते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे धारा की दिशा ऊपर की ओर है, अंगुलियां कहाँ जा रही है, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर जा रही है, मतलब पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। तो इस तार के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, अगर इस तरफ यहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको ज्ञात करनी है तो अंगुलियों का आप क्या करोगे, ये अंगुलियां आपकी मुड़कर और फिर इधर अगर घूमकर आए तो ये अंगुलियां पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आएंगी। ठीक है ना, तो इस तार के इस तरफ इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ डॉट आएगा और यहाँ क्रॉस आएगा। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, हमने 2 समांतर तार लिए थे और 2 समांतर तारों में हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। 2 समांतर तार, मान लो एक तार ये, दूसरा तार ये। यहाँ पर कोई मेरे पास में पेन नहीं रखा हुआ, अपन यही मान लेते हैं, ये एक तार है, दूसरा तार ये है। ठीक है, अब इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर, इस तार के इस तरफ पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है ना, तो इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके कारण, इस तार के कारण पृष्ठ के लंबवत बाहर की होगी। तो यहाँ आप इसके ऊपर डॉट लगाओगे। ठीक है, अब इसमें भी मान लो धारा ऊपर की ओर ही प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के कारण इस तार के इस तरफ इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ क्या लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं कहीं भी। तार अगर यूं है, धारा इधर प्रवाहित हो रही है, हमें ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, अंदर की ओर। ठीक है, और ये घूम के इधर बाहर की ओर आएगा तो नीचे की क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ।
तो इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने समांतर तारों में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा बना भी देती हूँ यहाँ। ये दो समांतर तार हैं, ठीक है। इस तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है I1, ये I1 धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B1, वो तार के चारों तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ इस तार के कारण इधर इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आप अपनी कॉपी में दो समांतर रेखाएं बनाइए और इस तार पर अंगूठा लगा के देखिए और दूसरे उंगलियों को कहाँ करना है? दूसरे तार की ओर करना है। इधर अंगुलियां अंदर की ओर जाएगी तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र किसका है? I1 का, इसलिए इसको लिखेंगे B1, इसको लिखेंगे B1। ये I1 पहले वाले तार में जो I1 धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इस तार में जो धारा है वो भी मान लेते हैं अपन ऊपर की ओर ही प्रवाहित हो रही है। आप किसी भी दिशा में ले सकते हो। ये I2, ये I2 धारा है। अब I2 धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इस तार के चारों तरफ, दूसरे वाले तार के चारों तरफ भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, B2 हो जाएगा ना। इस तार के इस तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र लेंगे तो क्रॉस आएगा, इधर B2 का मान इधर क्या आएगा? क्रॉस, ठीक है। और इस तार के इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो I2 तार पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार पर आप अंगूठा लगाइए और इस तरफ जहां दूसरा तार रखा हुआ है, I1 धारा वाला तार रखा, उस तरफ आप अंगुलियों को खोल लीजिए और अंगुलियों को मोड़िए, वो ऊपर की ओर आएगी। मतलब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो डॉट आएगा, ठीक है। ये डॉट होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? ये B2 चुंबकीय क्षेत्र है। I2 के कारण जो बन रहा है वो आएगा। आ गया समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र में समझती हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर आप बल ज्ञात कर सकते हैं कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? B2। यहाँ B2 चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ, ठीक है। और धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही, तो इस तार पर बल कहाँ लगेगा? तो लिखा है इधर बल इधर लगेगा, ठीक है। दूसरे तार I2 वाले पर धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। आप पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर कर दो। आप जब मुझे देख रहे होंगे तो आपकी तरफ उंगलियां रहेगी, ठीक है ना। आपको जैसे मैं हाथ घुमा रही हूँ वैसे आपको भी घुमाना है अपनी स्क्रीन के अनुसार। मेरी स्क्रीन पर ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये जो क्रॉस लगा हुआ है, ये अंदर की ओर है, तो मैं अपने पृष्ठ के लिए अंदर की ओर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरी हथेली का है अंदर, इधर। समझ में आ गया? तो इनमें कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो आकर्षण बल, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिकर्षण बल। यहाँ पर यही देख लेते हैं अपन, यहाँ ये तार लगा हुआ है। अब आप बताइए, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। अब सीधी तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आप निकालिए अपने आप। धारा की दिशा ये, तार ऊपर की ओर है तो अंगुलियां ऊपर बना लो, ऊपर की ओर कर लो अंगुलियां। धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, अंगुलियों को मोड़ो बाहर की ओर। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है। इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो बाहर की ओर है, बाहर की ओर है। धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है? इधर। धारा इधर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा। धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। हथेली कहाँ है? ऊपर की ओर है। समझ में आ गया सबके? ठीक है। और इस तार के कारण, सीधी तार के कारण जो AB तार पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी भी आप ज्ञात कर सकते हो। धारा की दिशा इधर, तार नीचे तो उंगलियों को नीचे कर लो, मोड़ लो बाहर की ओर, तो यहाँ भी क्या होगा? डॉट आएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डॉट आएगी, यहाँ भी क्षेत्र बाहर की ओर होगा। धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो बल कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर, मतलब प्रतिकर्षण। दोनों दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से। समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में आपके कोई कंसेप्ट अगर रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कि अपन दिशा को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से व्यक्त करते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां। 5वें प्रश्न में हमें दे रखा है क्षैतिज तल में रखे एक लंबे या तथा सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं कि साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम, ये आप कॉपी पे बना सकते हैं। हमें कॉपी में जब बनाया जाता है तो इस प्रकार से बनाते हैं डायरेक्शन को। अब ये कह रहा है कि धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है? दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार के पूर्व में ये तार है, तार का पूर्व कौन सा होगा? इधर वाला, ये वाला तार का पूर्व है, ये देखो ये, ठीक है ना, इधर है पूर्व, पश्चिम इधर है। तो तार के पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण पता करना है। आप दिशा प्राप्त करो। दिशा क्या होगी? धारा ऊपर की ओर है, पूर्व दिशा इधर है, अंगुली अंदर जा रही है, तो क्या होगा? डॉट आएगा। निकाल सकते हो ना? तो दिशा तो क्या होगी? पृष्ठ की, सॉरी, डॉट नहीं, यहाँ पर क्रॉस आएगा, अंदर की ओर जा रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है, यहाँ क्रॉस आएगा, ये क्रॉस आएगा यहाँ। ये क्रॉस, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो धारा की दिशा ऊपर की ओर है, पूर्व दिशा इधर है, अंगुलियां पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर जा रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी, ऊर्ध्वाधर अंदर की ओर। ठीक है, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण के लिए सीधा सूत्र हमें पता है, सीधा सूत्र है μ0I/2πr। ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका। ठीक है, I कितना है? 50 एम्पियर, R कितना है? 2.5 मीटर। तो मान लिख दो, μ0 का मान है 4π गुणा 10⁻⁻7 गुणा 50/2π गुणा 2.5। पाई से पाई कट हो जाएगा, 2 से 4 को कट कर दो, 2 आ जाएगा, और ये काट दो इसको, ये दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा दो, 25 को 2 से काट दो, 50 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 आ जाएगा। ये हल हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 4 गुणा 10⁻⁶ टेस्ला। दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर पृष्ठ के अंदर नीचे की ओर, देखो यहाँ दे रखा है ना, अंदर की ओर, तो क्रॉस आएगा यहाँ पे। ठीक है, छठा, दो लंबे समांतर तार परस्पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इनमें क्रमशः I तथा 3I मान की धाराएं एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। I1 कितना है? I, और I2 कितना है? 3I। ठीक है, दोनों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान तो बीच में ही पता करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तारों के मध्य में, दोनों तारों के मध्य में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा वो हमें मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम किसी एक तार से दूरी x मान लेते हैं।
कि किसी एक तार से दूरी x है और दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो शेष दूरी कितनी बचेगी? 4 माइनस x। ठीक है, ये डायग्राम, ये दो तार है, ए और बी तार। ए तार में ऊपर की ओर I धारा प्रवाहित हो रही है, बी तार में ऊपर की ओर 3I धारा प्रवाहित हो रही है। I1 बराबर तो है I, I2 बराबर है 3I। बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहां से इस तार से अपन x मान लेंगे। बिंदु P पर अपन मानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। अब बीच में देखिए, दोनों तारों के बीच में आप P बिंदु पर ही मान लो, P बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए दोनों तारों के कारण। एक तार के कारण तो आएगा क्रॉस, दूसरे तार के कारण आएगा डॉट। मतलब एक तार का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, दूसरे तार का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है, तो विपरीत दिशा हो गई ना। विपरीत दिशा है। अगर हम परिमाण समान कर दें तो B का मान, रिजल्टेंट जो परिणामी B निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ए तार के लिए कारण देखो, P बिंदु पर ए तार के कारण धारा की दिशा ऊपर की ओर है, P बिंदु इधर है, तो हमने अंगुलियां अंदर की ओर कर दी। तो इस ए तार के कारण P बिंदु पर B की दिशा कहाँ होगी? कहाँ होगी? पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर। इसमें ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, अंगूठा ऊपर कर लो। अंगुलियां कहाँ करोगे? ए तार की तरफ करोगे कि दूसरी तरफ? ए तार की तरफ, मतलब P बिंदु इधर है, तो अंगुलियों को इधर मोड़ लो। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर अंगुलियां, तो ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत है। अब अगर परिमाण समान हो जाएगा तो B का मान 0 हो सकता है। तो माना इस बिंदु से पहले तार की दूरी x है, तो दूसरे तार की 4 माइनस x हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होने के लिए दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान समान और विपरीत दिशा में होगा। तो दिशा तो विपरीत है, अपने निकाल लो। एक के कारण अंदर की ओर है, दूसरे के कारण बाहर की ओर है। परिमाण के लिए हमारे पास में डायरेक्ट सूत्र है, μ0I/2πr, μ0I/2πr। μ0/2π तो कुछ है नहीं I1 I2 का। अब यहाँ धारा I1 लिख दो, यहाँ R1 दूरी, यहाँ I2 और यहाँ R2। μ0 से μ0 काट दो, 2π से 2π काट दो। I1 का मान कितना है? I, I2 का मान कितना है? 3I, तो I से I भी कट जाएगा। R1 का मान कितना है? X, R2 का मान कितना है? 4 माइनस X। ठीक है, तो मान रखो यहाँ पे I1/R1 बराबर I2/R2। μ0/2π, μ0/2π कट गया, मान रख दो दोनों का। R का मान रख दिया, I से I भी काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। X का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। X का मान 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। पहले तार से 1 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरे तार से 3 सेंटीमीटर दूरी, क्योंकि टोटल 4 है। ठीक है ना, तो ये आप निकाल सकते हो। धारा I वाले तार से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों तारों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। दोनों तारों के मध्य शब्द लिखना जरूरी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो इधर भी हो सकता है, इस तार के इधर 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी तो ले सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखोगे कि तार के मध्य में लेना है, क्योंकि तार के इधर जो है वो दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगा, कुल मान आ जाएगा फिर। ठीक है ना, योग आ जाएगा, घटेगा नहीं आपस में। समझ में आ गया? अब है 7वां क्वेश्चन। एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 6.0 × 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। जो दो चीजें देते जा रहे हैं वैसे से लिखते जाओ। बी का मान कितना है? 0.2 टेस्ला। वेग कितना है? v बराबर 6.0 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। लंबवत प्रवेश कर रहा है, मतलब थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान।
प्रोटॉन का आवेश और प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन क्यों लेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बल और त्वरण ज्ञात करना और पथ की त्रिज्या ज्ञात करना है। त्वरण कैसे ज्ञात होगा? बल ज्ञात होने पर F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma, तो हमें m भी चाहिएगा और हमें a ज्ञात करने के लिए F चाहिएगा, और F हम ज्ञात कर लेंगे सीधा QVB sin थीटा, ये हमारे पास सूत्र है, होता है ना QVB। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर आवेश समान होता है। उसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर है? प्रोटॉन का द्रव्यमान भी लेना पड़ेगा बराबर ma वाले फॉर्मूले में रखने के लिए, तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, कम से कम आपको अल्फा कण का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का आवेश और उनके द्रव्यमान याद होने चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन पर चुंबकीय बल F बराबर QVB sin थीटा, थीटा का मान 90 है तो QVB आ जाएगा, Q का मान लिख दिया, V का मान लिख दिया और ये B का मान लिख दिया। हल करेंगे तो F का मान आ गया। प्रोटॉन का त्वरण A बराबर F बटा mp, F का मान लगा दो और M का मान लगा दो, इसको हल कर दो, ये त्वरण आ जाएगा। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सीधा सूत्र है QB बटे MV बटे QB, R बराबर MV बटे QB, या त्रिज्या का फॉर्मूला है। M का मान लगा दो, V का मान लगा दो, Q का मान लगा दो, B का मान लगा दो, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये अपन ने साइक्लोट्रॉन में ज्ञात किया था। जब कोई भी पिंड लॉरेंज-जमल में भी ज्ञात किया था, V ज्ञात किया था हमने, R ज्ञात किया था, कोणीय वेग ओमेगा ज्ञात किया था, आवर्तकाल T ज्ञात किया था, 4 बिंदु अपन ने ज्ञात किए थे। ठीक है, तो ये MV बटे QB, तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल करना आप, बाकी के न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। कोई भी आपके प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके डाउट है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।